प्रासरण तथा प्रासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण, सबसे पहले प्रासरण समझने से पहले प्रासरण क्रिया जो होती है वो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होती है। मतलब प्रासरण की क्रिया अर्धपारगम झिल्ली द्वारा ही संभव होती है। तो सबसे पहले हम अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो इस झिल्ली की सबसे विशिष्ट गुण, जो स्पेसिफिक क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है, ये केवल विलायक के अणुओं को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देगा, आर पार जाने देता, विलेय अणुओं को जाने नहीं देता है। तो हम अर्धपारगम झिल्ली क्या है, तो ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। जैसे उदाहरण अगर देखें, बकरे का ब्लेडर, अंडे की झिल्ली, किशमिश व अंगूर की ऊपरी परत, ये क्या होती है, ये एक प्रकार की अर्धपारगम झिल्ली होती हैं और इनको प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। कुछ ऐसी भी झिल्लियाँ होती हैं जो कि लैब में तैयार, कुछ ऐसी अर्धपारगम झिल्ली जो कि लैब में तैयार की गई, प्रयोगशाला में तैयार की गई, जैसे कैल्शियम फास्फेट तथा कॉपर फेरोसाइनाइड। ये इनको हम संश्लेषित सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली जो बकरे का ब्लेडर होता है, और अंडे की ऊपरी झिल्ली जो होती है, ऊपरी परत जो होती है, मतलब ये जो ऊपरी वाइट वाला नहीं, वाइट के अंदर एक पतली सी लेयर होती है, वो अंडे की झिल्ली, वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। किशमिश तथा अंगूर की ऊपरी परत, ये अर्धपारगम झिल्ली का उदाहरण है। चलते हैं, प्रासरण क्या है, इसको समझते हैं। तो प्रासरण क्रिया जो होती है तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होती है। तो देखते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें एक अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। लगाने के बाद हम कम सांद्रता वाले विलयन लिया और एक तरफ अधिक सांद्रता, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगाया। हमने देखा कि जो कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित हो रहे थे। तो यही क्रिया जो कहलाई, क्या कहलाई, प्रासरण। मतलब कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा प्रवाह ही क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। मतलब विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाह, ये क्या कहलाएगा, प्रासरण कहलाता है। प्रासरण कहलाता है। अब प्रासरण दाब आता है बात, प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब को समझ लेते हैं। तो प्रासरण दाब को समझने के लिए सबसे पहले इस तरह समझेंगे प्रासरण दाब। सपोज हम कम सांद्रता वाला विलयन लिए हैं और अधिक सांद्रता वाला विलयन। तो अब हम देखें कि जब तक हमने पिस्टन को नहीं लगाया था तो जो विलायक के अणु थे वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित हो रहे थे। लेकिन जब पिस्टन लगा के हमने बाह्य दाब लगाया, पिस्टन पर बाह्य दाब लगाया, तो विलायक के जो अणु थे वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर आना बंद हो गए। अर्थात बाह्य दाब के कारण ही प्रासरण की क्रिया क्या हो गई, रुक गई। अर्थात हम कह सकते हैं, प्रासरण दाब को डिफाइन कर सकते हैं। प्रासरण दाब को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, तो प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए हम डिफाइन क्या करेंगे, प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब, मतलब जो बाहर से दाब लगा रहे हैं, प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब ही क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण दाब के नियम, तो वान ठाप जी ने जो स्टडी किया, वान ठाप जी ने प्रासरण दाब के लिए जो स्टडी किया, उन्होंने क्या बताया, जो तन विलयनों के लिए उन्होंने कहा प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया, उन्होंने यह पाया कि प्रासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपाती। अर्थात कह सकते हैं हम, प्रासरण दाब जो होता है विलयन की सांद्रता C अर्थात मोलरता के पदों में तथा परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं प्रासरण दाब को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई प्रोपोर्शनल टू C मतलब मोलरता के पदों में, पाई प्रोपोर्शनल टू T और ये भी परम ताप। तो समीकरण 1 व 2 से, तो पाई प्रोपोर्शनल टू CT, जब प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो पाई इक्वल टू CST, जहाँ पर पाई जो है प्रासरण दाब है, C विलयन की सांद्रता है मोलरता के पदों, और T क्या है, परम ताप है, S विलयन स्थिरांक है। और S जो विलयन स्थिरांक का मान वो सार्वत्रिक गैस R स्थिरांक
समान होता है, अर्थात सार्वत्रिक गैस स्थिरांक R की भात यश का मान भी 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें मिल गया पाई इक्वल टू CST। हम जानते हैं विलयन की सांद्रता सी मोलरता के पदों में है, सांद्रता मोलर C इक्वल टू तो N/V, यानी मोलरता इक्वल टू क्या N/V। C मतलब बेटा मोलरता के पदों में विलयन की सांद्रता को हम मोलरता के पदों में लोगे C इक्वल टू N/V। तो हमने पाई इक्वल टू C की जगह हमने N/V रख दिया, N/V CST मिल गया, पाई इक्वल टू N/V ST। V को ट्रांसफ़र किया पाई के साथ, तो पाई V इक्वल टू NST आ गया। हम जानते हैं वी नो डैट N इक्वल टू W/M होता है, N इक्वल टू W/M होता है। तो अब हमने N की जगह, इस N की जगह W/M रख दिया, तो पाई V इक्वल टू N की जगह W/M ST। तो हम मिल गया पाई V इक्वल टू W/M ST। और तो हमने V को M के साथ है, तो पाई इक्वल टू W/M V ST मिल गया। अब आते हैं हम लोग समझते हैं समप्रासरी विलयन क्या होता है। इसके बाद समप्रासरी विलयन विभिन्न पदार्थों वाले दो विलयन जिनके प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, मतलब ऐसे विलयन जिनके प्रासरण दाब क्या होते हैं, समान ताप पर समान हो। ऐसे दो अलग अलग जिसमें अलग अलग पदार्थ मिले हों, जिनके प्रासरण दाब आपस में क्या हो, समान हो, उन्हें समप्रासरी विलयन कहते हैं। समप्रासरी विलयन के लिए पाई 1 प्रासरण दाब, सब पहले विलयन का प्रासरण दाब पाई 1 इक्वल टू पाई 2, दूसरे विलयन का प्रासरण दाब के बराबर होगा। सम अगर विलयन समप्रासरी है तो उन दोनों विलयन का प्रासरण दाब बराबर होगा। अगर हम लोग समझना चाहें प्रासरण दाब को तो इस तरह से, तो और C1 इक्वल टू C2, उनकी सांद्रता भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और C1 N1/V1 इक्वल टू N2/V2। N1 की जगह हम लोग अगर N1 बराबर W1/M1, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार, N1 बराबर W1/M1 और N2 का W2/M2। तो N1 और N2 की जगह अगर हम लोग इन वैल्यू को पुट कर दें तो हम मिल जाएगा W1M1V1 इक्वल टू W2M2V2, समीकरण फर्स्ट मिल जाएगा। और यह समीकरण केवल उन पदार्थों के लिए लागू होता है जो विलयनों में वियोजित या संगुणित नहीं होते। यह W1M1V1 इक्वल टू W2M2V2 यह समीकरण केवल उन पदार्थों के लिए लागू होता है जो विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होते हैं।